हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है। हम लोगों ने बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है 12th केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार लेक्चर वीडियो, सही बात है, जहाँ पे सारा का सारा चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अब मैंने आप लोग को बच्चों प्रॉमिस किया है कि पूरी की पूरी 12th केमिस्ट्री आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं अपना प्रॉमिस निभाने भी वाला हूँ। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ कुछ चैप्टर्स बच्चों हमारे बचे हुए हैं। दैट इज ये वाला चैप्टर बचा हुआ है, एक शायद 9th चैप्टर बचा हुआ और जो 16th चैप्टर है एवरीडे केमिस्ट्री वाला जो है ना, वो भी एक बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इजी इजी चैप्टर्स है बच्चों, इनको भी हम लोग कवर करवाएंगे, टेंशन मतलब। पर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, डिफिकल्ट चैप्टर थे, कंसेप्चुअल चैप्टर थे बच्चों, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है बच्चों। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाके बच्चों उन चीजों को भी फॉलो करिए, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलेगा? ठीक है। हम लोगों ने शुरू किया एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, सही बात है। ये वाला जो लेक्चर होगा बच्चों, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, हम लोग इस वाले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म करने का ट्राई करेंगे। एक कुछ दो तीन पॉलीमर्स हमारे बचे हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस हमारे बचे हुए हैं, तो उन डेफिनेशंस को पढ़ लेंगे, उन पॉलीमर्स को स्टडी कर लेंगे और उसके बाद इस वाले चैप्टर को भी हम लोग फिनिश करेंगे। चलेगा? ठीक है। इस पूरे लेक्चर वीडियो में बने रहना बच्चों। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले वाले लेक्चर्स भी देख लेना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखाए हैं, सही बात है। जैसे नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ठीक है, फिर टेफ्लॉन वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। फिर पॉलीथीन कैसे बनता है, पॉलीथीन को पॉलीथीन बोला जाता है, सही बात है। फिर बहुत सारे थे, ठीक है, ब्यूना एस, फिर बेकेलाइट मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो बहुत सारी पॉलीमर्स अलग अलग बच्चों, मैंने आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शन, उनके सब कुछ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने आप लोग को सिखा दी थी, सही बात है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग स्टडी करने वाले हैं विस्कस रेयॉन के बारे में। ठीक है, विस्कस रेयॉन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद कुछ डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कुछ डेफिनेशंस भी बच्चों आप लोग की बुक में दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, मोलार मास ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सिर्फ डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख कर लाया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा और वो डेफिनेशन भी मैं आप लोग को दे दूंगा, तो सिर्फ उसे आप लोग को लिखकर लर्न कर लेना है। पर मैं समझाऊंगा भी साथ में आपको कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लर्न भी करो तो समझ के करो, ठीक है, सिर्फ अंधाधुंध लर्न नहीं करना है, लर्न भी करना है आप लोग को, तो चीजों को समझ के करना है। तो मैं समझा दूंगा हर एक चीज, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में दो पॉलीमर हमें पढ़ने हैं बच्चों। एक आपका PHAV, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे, ठीक है, डी PHAV PHVC कुछ तो है, देखते हैं आगे बताता हूँ मैं आप लोग को। और एक है बच्चों आप लोग का नाइलॉन टू नाइलॉन 6, ठीक है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। एक्चुअली में नाइलॉन टू नाइलॉन 6 हम लोग को नहीं पढ़ना है, उसके कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना बताया हुआ कि भाई ये इससे फॉर्म होता है, ये इससे फॉर्म होता है, उतना ही आपको जानना है, उससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जब आपके टेक्स्ट बुक में वो चीज दी ही नहीं है तो फिर मैं आप लोग को क्यों पढ़ाऊं, फालतू में एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों दूं आप लोग को। अभी आप लोग को जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आप स्टडी करो, क्योंकि अगर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है तो वो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में भी नहीं आएगा, सही बात है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं आज के इस लेक्चर वीडियो में। तो मैं अपने पेन को ले लेता हूं, मेरा पेन कहां है, यस आई हैव माय पेन। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। एक और बात बता दूं कि अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर से कर दो, बहुत सारी चीजें बच्चों मैं वहां पर डालता रहता हूं। साथ ही ठीक है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐप का मैंने शायद यहाँ पे सेक्शन हटा दिया है, पर आपको पता ही है, जेआर ट्यूटोरियल्स की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर कोर्स चल रहे हैं। जेआर कॉलेज की ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, उसमें भी बहुत सारे कोर्स अपडेट होने वाले हैं, बहुत सारे कोर्स आएंगे, बहुत सारे नोट्स हम अपलोड करने वाले हैं इस ईयर के लिए। तो बहुत सारी चीजें बच्चों आप लोग के लिए बैकग्राउंड में प्लानिंग चल रही है, बस आप लोग फॉलो करते रहिए। चलेगा? तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को। आ जाओ, देखो बहुत सारे अलग अलग चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, सही है। आई गेस ब्यूना एस हम लोगों ने पढ़ लिया, रुको, ठीक है, मार्किंग नहीं की शायद हम लोगों ने लास्ट में पढ़ने के बाद, बट ब्यूना एस हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। नियोप्रीन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग विस्कस रेयॉन को स्टडी करेंगे। विस्कस रेयॉन को बनाने में टोटल 4 स्टेप हैं और उन चारों के 4 स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे रिएक्शन क्या हो रही है उनको हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो विस्कस रेयॉन को हमें स्टडी करना है और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें देखो पीएचबीवी है ना, तो पीएचबीवी बच्चों ये एक पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है नाइलॉन टू नाइलॉन 6 पॉलीमर पे। इसके बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह आपको नहीं पढ़ना,
बाकी सब कुछ नियोप्रीन मैंने आपको पढ़ा दिया, ब्यूना एस पढ़ा दिया बच्चों, बेकेलाइट पढ़ा दिया, मेलानामाइन पढ़ा दिया, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतनी चीज हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बच्चों विस्कस रेयॉन। अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये सारी चीजें नोट्स चाहिए ना जो मैंने सॉल्व करवाई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा बच्चों, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल जी ड्राइव की लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने ये सब समझाया था ना आप लोग को, ठीक है, जहां पे मैंने आप लोग को ये सारी चीजें समझाई थी। तो अगर आपको इन सब का, अगर ये सब का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे बोल देना, मैं सब कुछ अपलोड करवा दूंगा। चलेगा, चलो 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 चलो, आ जाओ, शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो को। हमारी पीपीटी कहां गई? ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों विथ विस्कस रेयॉन। अब विस्कस रेयॉन होता क्या है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, विस्कस रेयॉन जनरली बच्चों बनाया जाता है, एक्चुअली इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब नेचुरली कुछ चीजें मिलती हैं और उसको हम लोग थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली नहीं सॉरी, फिजिकली थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जिससे एक पॉलीमर बनता है, दैट इज नथिंग बट अ विस्कस रेयॉन। ये बनता है हमारे सेल में प्रेजेंट हुए सेल्यूलोज से, ठीक है, हमारे सेल में जो प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज ना, उससे बनता है बच्चों ये विस्कस रेयॉन। अब मान लो आपके पास वुड है, आपके पास लकड़ी है, उसके अंदर से आपने क्या निकाला? सेल्यूलोज निकाला, और वहां से आपने शुरू किया बच्चों विस्कस रेयॉन बनाने का सफर। सही है। तो सबसे पहले और एक ही चीज हम लोग को बच्चों इसके अंदर पढ़ना है, विस्कस रेयॉन के अंदर एक ही चीज हमें पढ़ना है, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है बच्चों हमें? दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हाउ विल यू प्रिपेयर द विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में बच्चों हमें पढ़ना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, पर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। कितने स्टेप का ये रिएक्शन है? टोटल 4 स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है, टोटल 4 स्टेप रिएक्शन है ये। कितने स्टेप का रिएक्शन है बच्चों? 4 स्टेप का रिएक्शन है ये, ठीक है। तो 4 स्टेप आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। कोई भी स्टेप इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार टेक्स्ट बुक में से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। मैं आप लोग को एक एक चीज इतना डिटेल में, इतना आराम से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये रिएक्शन शुरू कहां से होती है? अब सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि 4 स्टेप की रिएक्शन है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कहीं तो एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा, एक ऐसा सब्सटेंस होगा बच्चों, जहां से ये रिएक्शन क्या होगी? शुरू होगी। तो सबसे पहले जो रिएक्शन शुरू होती है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक सेल में से, सेल समझ रहे हो, सेल, ठीक है, तो सेल का सेल्यूलोज बाहर निकाल लेते हैं। सेल का जो सेल्यूलोज है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों? बाहर निकालते हैं, और उस सेल्यूलोज से हम लोग विस्कस रेयॉन का फॉर्मेशन करते हैं। अब पूरे सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है। देखो, एक्चुअली में पूरे सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे हाइड्रोजन, बहुत सारे नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर, सही बात है ना। पर हमें वो सब कुछ नहीं पढ़ना, उतना बड़ा स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ नहीं करना। सो उसके जगह पे स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो मैंने क्या बोला कि आपको पूरे सेल का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सेल, आप क्या लिखोगे? सेल, और आप सिर्फ वही फंक्शनल ग्रुप बनाओगे जिस फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन होने वाली है। अब सेल का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है बच्चों, सेल इन द सेंस सेल्यूलोज का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, पर आप उस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं ड्रॉ करोगे क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो आपके ही आसानी के लिए बच्चों हमने उस पूरे स्ट्रक्चर की जगह सिर्फ क्या लिख लिया? सेल लिख लिया, और इस सेल को हम कनेक्ट कर देंगे उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फंक्शनल ग्रुप आगे चल के रिएक्शन में परफॉर्म करेगा, जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है। तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? OH का फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH का फंक्शनल ग्रुप। समझ में आई बात, ठीक है। सो ये OH का वो फंक्शनल ग्रुप है जहां पे आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन होगी। तो ये क्या है? इट इज अ सेल्यूलोज। ये क्या है बच्चों? ये एक सेल्यूलोज है जो कि कहां से लिया है? वुड के पल्प से लिया गया है, या फिर आप कोई अलग अलग नेचुरल कंस्टिट्यूएंट मैटर्स ले सकते हो। सही बात है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया।
सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया, मतलब रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है और यहां से हम आगे चल के बच्चों रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो ये सबसे पहला रिएक्शन है जहां पे आपने सेलुलोज का लिया। सेलुलोज का पूरा स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उस पूरे स्ट्रक्चर की जगह हम लोग सिर्फ क्या लिख लेंगे बच्चों, सेल लिख लेंगे। और जिस फंक्शनल ग्रुप पे हम रिएक्शन करने वाले हैं दैट फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट OH। तो हम लोग ने किसको ड्रॉ कर लिया, OH को ड्रॉ कर लिया। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिएक्ट करवाते हैं बच्चों हमारे बेस के साथ। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिएक्ट करवाते हैं बच्चों हमारे बेस के साथ, एंड दैट बेस इज नथिंग बट NaOH। दैट बेस इज नथिंग बट बच्चों NaOH। इस NaOH का नाम क्या है आप सभी को पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो आप यहां पे लिख सकते हैं इट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों क्या करोगे, आप इसका रिएक्शन करवाओगे। सही बात है। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया, मतलब अभी तक हमने रिएक्शन नहीं की है, पर आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने बच्चों हमें बनाना है विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन बनेगा किससे बच्चों, विस्कस रेयॉन बनेगा सेल्यूलोज से। विस्कस रेयॉन बनेगा किससे, विस्कस रेयॉन बनेगा सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम ना ड्रॉ करके हम सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और वही फंक्शनल ग्रुप को ड्रॉ करेंगे जिस फंक्शनल ग्रुप का हमें काम है। और बाकी स्ट्रक्चर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सेल से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेल इस वर्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सेल इस वर्ड से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब होगा क्या, जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो होगा क्या बच्चों, यहां पे ये जो H है और ये जो OH है ये रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये जो H है और ये जो OH है बच्चों, इट विल रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, -H2O। यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, -H2O। मतलब यहां से H2O क्या हो गया, रिमूव हो गया। और क्या बचा है बच्चों आपका, यहां पे बचा है सेल, मतलब पूरा का पूरा सेलुलोज का स्ट्रक्चर, प्लस यहां पे ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहां पे Na बचा हुआ है। तो ये Na इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये जो Na है दिस विल बी अटैच टू दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चों, सेल, यहां पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अटैच हो गया किसके साथ, Na के साथ, विच इज योर सोडियम। अब सोडियम के ऊपर क्या होता है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो आप यहां पर नेगेटिव चार्ज दिखा दो। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच्चों यहां पे क्या होगा, फॉर्म होगा। एंड दिस इज द स्टेप नंबर 1। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। प्लीज इतना नोट कर लीजिए बच्चों, और भी मुझे आगे बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है। फटाफट फटाफट से वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं अल्कलाई सेल्यूलोज। अल्कलाई, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अल्कली। अल्कली बोल सकते हो, अल्कलाई नहीं, अल्कली बोल सकते हो, अल्कली सेल्यूलोज। कहां गया, हाँ सेल्यूलोज। क्यों इसे हम लोग बच्चों अल्कली सेल्यूलोज बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक Na जुड़ गया है, एंड Na इज अ अल्कली मेटल। सही बात है ना, आपको पता है ना, हीलियम, लिथियम, हाई हेलो लिथियम भी पढ़ते हैं ना हम लोग। ठीक है, हाई हेलो लिथियम नहीं, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग। तो हीलियम, लिथियम, फिर आपका सोडियम, ऐसे करके ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, आपके अल्कली मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कली मेटल अटैच हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, अल्कली सेल्यूलोज। नाउ दिस इज द स्टेप नंबर 1। ये क्या है बच्चों आपका स्टेप नंबर 1। अब इसी चीज को आप ले लोगे स्टेप नंबर 2। यहां से शुरू होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, यहां से शुरू होगा आपका अगला स्टेप, यानी स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट आपने स्टेप नंबर 1 में फॉर्म किया है उसी स्टेप, उसी प्रोडक्ट को आप यहां पे ले लोगे। तो क्या है बच्चों आपका अल्कली सेलुलोज, यानी सेल, ऑक्सीजन और सोडियम। इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब इस वाले स्ट्रक्चर को आप रिएक्ट करवाओगे एक कंपाउंड से जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, मैंने क्या बोला, आप इसको रिएक्ट करवाओगे एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में आपका कार्बन है, ये कार्बन यहां से 2 सल्फाइड से कनेक्टेड है
और यहां से 2 सल्फाइड से कनेक्टेड है। समझ में? सो 2 नहीं, मतलब ये कार्बन ही 2 सल्फाइड से कनेक्टेड है, और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 बॉन्ड इस वाले सल्फाइड के साथ और 2 बॉन्ड इस वाले सल्फाइड के साथ। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CS2। सही बात है ना? CS2 मतलब C और कितने सल्फर है बच्चों? 2 सल्फर है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फाइड ही है, एक बार देख लूं मैं, सल्फाइड, आई एम सो सॉरी, DE है सल्फाइड। आई होप आपको दिख रहा होगा, DE, इट्स अ DE। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में? होगा क्या बच्चों? यहां पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो यहां पे होती है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन आप लोगों ने सुना है? इंसर्शन रिएक्शन, ये वर्ड मैं लिख देता हूं, आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा नाम, इंसर्शन रिएक्शन। क्या होती है इंसर्शन रिएक्शन बच्चों? देखो नाम से ही हमको सारी चीजें समझ में आ जाती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नाम से ही बच्चों इसके अंदर हमको सारी चीजें समझ में आ जाती है। क्या होगा? क्या होगा? कोई भी चीज इंसर्ट हो रही है, जैसे मान लो हम लोग सिम को फोन के अंदर इंसर्ट करते हैं, मतलब आपका सिम है उसके बीच में फोन डाल देते हैं, फोन नहीं नहीं सॉरी, फोन है उसके बीच में सिम डाल देते हैं। बैटरी इंसर्ट करते हैं, मतलब बैटरी हम लोग फोन के अंदर डालते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के अंदर डाल देंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के अंदर डाल देंगे। तो कहां पे अंदर डालोगे सर? आप क्या करोगे, ये वाला जो बॉन्ड है, दिख रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे। ब्रेक इन द सेंस, ये ऑक्सीजन अलग होगा, सोडियम इधर अलग होगा, और ये वाला मॉलिक्यूल एज इट इज इस वाले पोजीशन पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच होगा, और फिर ये कार्बन इस सल्फर से अटैच होगा, और ये सल्फर इस सोडियम से अटैच होगा, और ये सल्फर इस कार्बन के ऊपर एक सल्फर अलग से लगा हुआ होगा। सही बात है? सो ये वाला एज इट इज मॉलिक्यूल में कहूंगा, ये वाला एज इट इज मॉलिक्यूल में क्या कहूंगा बच्चों? इसके बीच में चला जाता है, इसके बीच में घुस जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इंसर्शन रिएक्शन। मतलब जो भी चीज इंसर्ट हो जा रही है बीच में, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंसर्ट हो जा रहा है, दैट इज अ इंसर्शन रिएक्शन। और नाम से हमको समझ में आ रहा है कि बच्चों ये वाला मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ये? देखो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपका सेल, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका सेल, ये आपका ऑक्सीजन बच्चों। ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा इस कार्बन से, ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा इस वाले कार्बन से, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड S। अच्छा, यहां का एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि ये बॉन्ड, क्योंकि ये वाला कार्बन कनेक्ट हो रहा है इसके साथ ना, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, और ये वाला सल्फर भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहां पर बच्चों ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे आएगा सल्फर और यहां पे आ जाएगा आपका Na। अब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग कहेंगे क्या बोलेंगे इसको? हम लोग शायद सेलुलोज ज़ैंथेनेट बोलते हैं, ज़ैंथेनेट, सेलुलोज ज़ैंथेनेट। yes yes I am right. This structure is called as cellulose xanthanate. This structure is called as बच्चों cellulose xanthanate. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला बच्चों। हम लोग इसको वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाने वाले, ठीक है। एक एसिड बाथ रिफ्लेक्स होता है, एसिड बाथ से हम लोग इसको रिएक्ट करवाने वाले। तो कुछ नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाओगे तो HOH होगा, NaOH निकल जाएगा, फिर यहाँ पे H लग जाएगा, सही बात है। फिर वापस एक मॉलिक्यूल आएगा वाटर का, वहां से यहाँ से H भी निकल जाएगा और ये CO2 भी निकल जाएगा, तो वापस आपका सेल और OH बनेगा, पर वो सेल और OH अलग होगा। देखते हैं उसको भी हम लोग। पहले इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। आई होप इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गया? हो गया? चलो, तो ये बच्चों आपके 2 स्टेप थे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब हम लोग बच्चों यहां से एंटर करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप नंबर 3 में। वी आर गोइंग टू एंटर इन अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3। अब जो मैंने बोला हम लोग को सिर्फ वही करना है। क्या करना है सर? हम लोग को, हमें क्या करना है बच्चों? जो मॉलिक्यूल आपने अभी फॉर्म किया, क्या मॉलिक्यूल था वो? क्या मॉलिक्यूल था वो? सेल
एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, उसके साथ डबल S, सही बात है। फिर यहां पर एक S और ये कनेक्ट है बच्चों किसके साथ, एक सोडियम के साथ। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज सोडियम इज अ मेटल, मेटल इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड एस सल्फर, सल्फर इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोरो करते हैं, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सिंपली। अब ये बच्चों रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से। किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? ये आपका क्या है, सेलुलोज ज़ैंथेनेट, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमने स्टेप नंबर 2 में बनाया था, जो हमने स्टेप नंबर 2 में बनाया था। दिस इज सेलुलोज ज़ैंथेनेट, जो अभी हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 में बनाया था, सही बात है। अब इसको आप रिएक्ट कर दोगे एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, ये आपने बच्चों रिएक्ट कर दिया एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, लिख लेना इसके नीचे वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल में दो चीजें होती हैं, अगर आपको पता हो तो वाटर मॉलिक्यूल दो चीजों से बना हुआ है, दो चीजों से बना हुआ है। क्या? एक बना हुआ है वो OH से और एक बना हुआ है वो H से। वाटर मॉलिक्यूल में दो चीजें होती है बच्चों, एक OH और एक H, एक OH और एक H। तो यहां पे क्या होगा इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में होगा ये बच्चों कि इस OH के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, तो ये OH और ये Na यहां से बाहर निकल जाएंगे, ये OH और ये Na यहां से बाहर निकल जाएंगे, मतलब माइनस NaOH, या फिर आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो, उस तरफ बाय प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, चलो बाय प्रोडक्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों यहां से क्या हो गया, Na और OH बाहर निकल गया, Na और OH क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहां पे Na मतलब पॉजिटिव चार्ज जो था उसका एक स्पेस वेकेंट हो गया, तो इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, मतलब इस वाले जगह पे कौन आ जाएगा बच्चों, इस वाले जगह पे कौन आ जाएगा, ये वाला आपका हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, सही बात है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, सेल, उसके साथ एक ऑक्सीजन, फिर एक आपका कार्बन, कार्बन पे डबल बॉन्ड S, एक आपका S यहां पे, और एक इसके साथ कौन कनेक्टेड है बच्चों, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा कुछ क्या बनता है बच्चों, स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात बच्चों, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों आपका स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 4। इसमें भी हम लोग वही वाटर से ही रिएक्शन करते हैं, पर इसमें वाटर हम लोग अलग से लेते हैं, इसमें हम लोग एसिड बाथ, एसिड वाटर बाथ लेते हैं हम लोग इसके अंदर। मैं नहीं लूंगा, ये मॉलिक्यूल लेगा, बाथ लेगा, मतलब नहाएगा। किससे नहाएगा, एसिड के पानी से, मतलब उसमें वाटर मिला हुआ है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल एज इट इज यहाँ पे ले लो, उसका कुछ नाम नहीं है, नहीं याद रखना है वो, ठीक है। सेल, यहाँ पे है बच्चों आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे है बच्चों आपका कार्बन, डबल बॉन्ड S, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लेना प्लस NaOH, ठीक है, प्लस NaOH, ये NaOH बना है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका S, सिंगल बॉन्ड S, और यहाँ पे एक H, सही बात है। अब ये भी किसके साथ रिएक्ट होगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट होगा, ये भी किसके साथ रिएक्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा। मैंने अभी आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है बच्चों OH और एक होता है H, दो चीजें होती हैं वाटर मॉलिक्यूल में, एक होता है OH और एक होता है H। होगा क्या, होगा ये बच्चों कि आपका ये OH इस H को लेके यहां से बाहर निकल जाएगा, आपका ये OH इस H को लेके यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब पानी यहां से बाहर निकल गया। जैसे ही बच्चों ये पानी यहां से बाहर निकला ना, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब आप सोचो यहां से ऑलरेडी हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन इतना अनस्टेबल था कि वो OH को देखते ही यहां से बाहर निकल गया, तो ये वापस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा क्या, नहीं। तो ये क्या करता है बताए, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करता है, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है ऑक्सीजन की तरफ, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है मतलब ऑक्सीजन की तरफ, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और CH2 यानी कार्बन डाइसल्फेट, ये पूरा मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये बॉन्ड शिफ्ट होता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और यहां पे OH का वापस से फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे OH का वापस से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो, क्या क्या बनेगा, यहां पे बनेगा सेल, सेल के साथ O, सेल के साथ ये O, और ये O किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, इस H के साथ, सही बात है। तो यहां पे बन जाएगा O और H, क्लियर है।
प्लस और क्या क्या बनेगा, और क्या क्या बनेगा बच्चों, ये CH2 बाहर निकल गया, देखो ये CH2 बाहर निकल गया, क्योंकि देखो ये नेगेटिव बॉन्ड यहां पे आया था, ये नेगेटिव जो सॉरी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव चार्ज यहां पे आया था, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया था ना, तो जिसके वजह से CH2 बाहर निकल गया, CH2 बाहर निकल गया, यानी आपका कार्बन डाइसल्फाइड बाहर निकल गया, साथ ही में H2O यहां से बाहर निकल गया, सही बात है ना, यहां से H2O क्या हो गया आपका बाहर निकल गया, तो इसको मैं साइड में ही लिख लेता हूं, क्लियर है, तो प्लस CH2 प्लस H2, तो ये बच्चों आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस तरीके से इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी, इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब आप सोचोगे कि सर यहां पे आपने बना दिया सेल OH, और ये फोर्थ स्टेप है, मतलब लास्ट स्टेप है, सेल OH, जब आपने रिएक्शन शुरू किया था तो वहां पे भी तो सेल OH ही था, वहां पे भी तो सेल OH ही था बच्चों, पर ये भी सेलुलोज था, वो भी सेलुलोज है, पर ये जो सेलुलोज था बच्चों ये वुड पल्प से निकाला गया था, पर अब जो हमने सेलुलोज बनाया ना बच्चों, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, फंक्शनली केमिकली वही है, पर उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो अब ये जो सेलुलोज है ना ये फिलामेंटस सेलुलोज है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज अ रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट, इट इज अ रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट, यहां लिख दूं, इट इज अ रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट, और इसी को ही बच्चों हम कहेंगे विस्कस रेयॉन, इसी को ही हम क्या कहेंगे, विस्कस रेयॉन कहेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया, तो विस्कस रेयॉन कुछ भी नहीं है बच्चों, सेलुलोज का ही भाई है, बट उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है बच्चों, ये वुड पल्प से निकाला हुआ सेलुलोज था, पर इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया फिलामेंटस सेलुलोज में, फिलामेंट्स वाले सेलुलोज में, एंड दिस फिलामेंटस सेलुलोज इज कॉल्ड एज विस्कस रेयॉन। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा 4 स्टेप वाला रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, वापस थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों, छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं, क्या मैंने बोला था, विस्कस रेयॉन बनाने के लिए बच्चों हमें सेलुलोज चाहिए, सही बात है, हमें क्या चाहिए बच्चों, सेलुलोज चाहिए, और सेलुलोज का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो पूरा स्ट्रक्चर हम ना लिखकर हम सिर्फ लिखते हैं सेल, और वही फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं जिस फंक्शनल ग्रुप पे क्या होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है, तो वही फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो वही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सो दिस इज अ सेलुलोज जो कहाँ से निकलता है, वुड पल्प से मिलता है हमें, सही बात है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, सोडियम हाइड्रोक्स के साथ यानी NaOH के साथ किया, यहां से H यहां से OH रिमूव हो गया एज अ वाटर फॉर्म में, और ये Na यहां पर जाकर अटैच हो गया, और आपको मिला अल्कलाई सेलुलोज, क्या मिला बच्चों आपको, अल्कली सेलुलोज, मतलब अल्कली मेटल के साथ आपको मिला, फिर वही वाला कंपाउंड हमने यहां लिया, उसके अंदर हमने कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया, कार्बन डाइसल्फाइड कौन सा रिएक्शन करता है बच्चों, इंसर्शन रिएक्शन, मतलब वो इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है, किसके बीच में, इस दोनों बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी सेल ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे S, और ये आपका Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, S के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट क्या होगा, वही स्ट्रक्चर मैंने लिया, उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करवाया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करवाने के बाद क्या हुआ, यहां से Na और यहां से OH बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ NaOH, सही बात है, और जो भी मॉलिक्यूल था वो एज इट इज अटैच हो गया, मतलब ये सल्फर किसके साथ अटैच हो गया, इस हाइड्रोजन के साथ, सेम वापस आपने क्या किया, देखो वापस आपने क्या किया बच्चों, एसिड के साथ ट्रीट किया, इस वाले स्टेप 4 में आपने क्या डाला, एसिड डाला, जिसके वजह से यहां से वाटर का फॉर्मेशन ज्यादा हो सके, तो एसिड वाला रिफ्लेक्स था, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये OH और ये H यहां से किस फॉर्म में निकल गए बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यहां से बाहर निकल गए, सही बात है, अब जब ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकले तो H यहां से बाहर निकलता है H+ के फॉर्म में, तो जो भी 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास आ जाते हैं, सल्फर के पास, और सल्फर क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है इस कार्बन के पास, जिससे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा कोई भी बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता, ये 4 बॉन्ड यहां पे बना, तो ये वाला एज इट इज मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहां पे बच्चों आपका O नेगेटिव आ गया, और ये O नेगेटिव इस वाले हाइड्रोजन, बचे हुए हाइड्रोजन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से यहां पे OH फॉर्म हो जाता है, एंड दिस इज अवर सेल OH वाला स्ट्रक्चर, जो कि सेलुलोज जैसा ही दिखता है, पर ये फिजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है बच्चों, सो इट इज अ रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विस्कस रेयॉन कहते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया,
समझ में आ गया बच्चों? सो ये है बच्चों आपका विस्कस रेयॉन। आई होप आपको विस्कस रेयॉन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस रिएक्शन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये आप रिएक्शन 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद आपको याद ना रहे, आप एग्जाम में भूल जाओ, बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोग को पूरे के पूरे लेक्चर में, पूरे 9 लेक्चर्स में सिखाए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को बच्चों अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो, प्रैक्टिस करो, याद मत करो। मैंने तो इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि अगर आप 2-4 बार लिख भी लोगे ना तो भी आपको इजीली याद हो जाएंगी वो सारी चीज़ें एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से बच्चों मेहनत पूरी है, आपको भी ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेंगी। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके कोई भी यूजेस वगैरह हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, तो हम लोग सीधा बच्चों आगे वाले स्टेप पे जंप करते हैं। अगला कुछ डेफिनेशंस हमें याद करने हैं बच्चों, डेफिनेशन समझने हैं, याद करने हैं। क्या डेफिनेशन है? सबसे पहला डेफिनेशन क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल का मास, किसी मॉलिक्यूल का कितना वजन है, कितना किलो का है, कितना ग्राम का है, उसे आप कहोगे वो कितने मास का है। वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है। मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, वेट को हम लोग न्यूटन में नापते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर वो अलग चीज होगी, पर मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। और बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको हम लोग mg में नापते हैं, mm में नापते हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मतलब एक मॉलिक्यूल के मास की बात करूं पॉलीमर्स में, तो वो किसके बराबर होगी बच्चों? देखो यहां पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर मास, रुक जाओ कलर चेंज कर लेने दीजिए, ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर इज इक्वल, किसके बराबर होगा बच्चों? वो एवरेज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? इन्होंने क्या कहा, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा? जैसे मान लो पॉलीमर किससे बना हुआ है? मोनोमर से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो 10 मोनोमर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मोनोमर है, और इन 10 मोनोमर को जोड़ करके क्या बना है बच्चों? पॉलीमर बना है। इन सबको जोड़ करके क्या बना है? पॉलीमर बना है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, अगर मुझे इस पूरे पॉलीमर का मोलार मास निकालना होगा, मोलार मास नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर मास, अगर इस पूरे के पूरे पॉलीमर का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों? हर एक कंस्टिट्यूएंट का, हर एक मोनोमर का मोलार मास निकालूंगा, हर एक कंस्टिट्यूएंट का बच्चों क्या निकालूंगा? मोलार मास निकालूंगा, उसे ऐड कर दूंगा, उसे क्या कर दूंगा बच्चों? ऐड कर दूंगा, उसका एवरेज निकालूंगा, एंड जो भी वैल्यू बच्चों आएगी दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द मोलार मास ऑफ द पॉलीमर। तो पॉलीमर का जो मोलार मास होता है वो एवरेज होगा किसके? किसके बच्चों? कंस्टिट्यूएंट के मोलार मास से। कंस्टिट्यूएंट के जितने भी मॉलिक्यूल है उनके मोलार मास से वो क्या होगा? एवरेज होगा। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बस रीड कर लो एक बार, क्या है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर मास किसका? पॉलीमर का, किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों? टू द एवरेज, एवरेज मतलब एक एवरेज किसके? मोलार मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। जो एक एक मॉलिक्यूल मिले हैं उनके मोलार मास का एवरेज होगा आपके पूरे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का। समझ में आई बात? तो ये भी डेफिनेशन बहुत इजी है बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसे याद कर लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया इसका, ओके। अगला है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। नो, व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ, डिग्री नहीं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बच्चों? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी पॉलीमर में प्रेजेंट है। जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी आपको एक प्रीवियस एग्जांपल दिया कि एक पॉलीमर है, उसमें 10 मोनोमर लगे, कितने? 10 मोनोमर लगे, 10, ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मैंने क्या बोला बच्चों? ये 10 अलग अलग मोनोमर हैं, इनको मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया, इनको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, एंड आफ्टर एडिंग ये क्या बन गए? ये पॉलीमर बन गए। आफ्टर एडिंग बच्चों ये क्या बन गए? पॉलीमर बन गए। सही बात है। तो एक पॉलीमर में कितने नंबर ऑफ मोनोमर अटैच हैं? एक पॉलीमर में कितने नंबर ऑफ मोनोमर अटैच हैं? कितने अटैच है भाई? यहां पे कितने अटैच है बच्चों? 10 अटैच है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको हम लोग प्यार से डीपी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इतना सिंपल है। मतलब एक पॉलीमर को बनाने में कितने नंबर ऑफ मोनोमर लग रहे हैं, दैट नंबर ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। दैट नंबर ऑफ कितने नंबर है? अगर 50 मोनोमर लग रहे होंगे तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी? 50 होगी।
अगर 100 मोनोमर लग रहे होंगे तो किसी पॉलीमर को बनाने के लिए, तो उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा, 100 होगा। समझ में आई बात? इतना सिंपल डेफिनेशन है। तो वही बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, नंबर ऑफ मोनोमर की जो यूनिट प्रेजेंट होती है इन द पॉलीमर, किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिसोसिएशन बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो अगले पे चलते हैं। अगला भी बच्चों बहुत आसान है। अगला है क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको हम लोग प्यार से सीडीपी बोलते हैं, सीडीपी। सही बात है ना, जैसे अभी चर्चा में बहुत ज्यादा सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी सही है ना, वैसे ही बच्चों ये है आपका सीडीपी, पर ये अलग है उससे बहुत ज्यादा। व्हाट इज क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? व्हाट इज क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बच्चों? जैसे मान लो एक पॉलीमर है, ठीक है, उस पॉलीमर में 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल उसके अंदर अटैच है, तो 10 मॉलिक्यूल अटैच होने की वजह से वो पॉलीमर अपना फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है। जैसे मान लो उसकी मॉलिक्यूलर वेट इतना हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट नहीं सॉरी, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो टफ है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर बहुत ज्यादा। लेकिन मान लो मैंने 10 मॉलिक्यूल से 9 मॉलिक्यूल कर दिया, मान लो मैंने उसके अंदर से एक मॉलिक्यूल निकाल दिया, मान लो बच्चों मैंने उसके अंदर से क्या कर दिया, 10 मॉलिक्यूल से 9 मॉलिक्यूल कर दिया, मतलब मैंने उसके अंदर से एक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दिया, जिसकी वजह से वो पॉलीमर अपना सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी खो देता है, सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों खो देता है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सिर्फ क्या दे रहा हूं बच्चों, आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ मोनोमर्स चाहिए, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोनोमर्स चाहिए जिससे एक पॉलीमर अपना फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा सके। अगर उससे कम नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे उस पॉलीमर में तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएगा, तब अपना वो पॉलीमर अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएगा। तो जैसे मान लो 10 वो नंबर है जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो 10 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 10 से ज्यादा 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा। लेकिन जैसे ही 10 से नंबर कम होकर 9 हो गया, वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर देगा। तो ये जो 10 वाला जो नंबर है ना, जहां से अपनी प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर रहा है ना, दैट नंबर इज क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। वो जो नंबर है ना जहां से पॉलीमर अपनी पॉलीमर अपनी प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू करता है, उससे नीचे वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाना शुरू नहीं करता, दैट नंबर ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। समझ में आई बात? उससे ज्यादा कितना भी होगा चलेगा, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। उस वैल्यू से ज्यादा कितना भी होगा, बड़ ज्यादा तो चलेगा पर उससे कम नहीं होना चाहिए बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यही बच्चों मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, द मिनिमम मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर मास दैट अ पॉलीमर शुड हैव एन ऑर्डर ऑफ एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। मतलब पॉलीमर के पास मिनिमम नंबर ऑफ मोनोमर्स होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मोलर मास होना चाहिए, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे, जिससे वो क्या करे, अपनी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कोई कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है, और उस कॉलेज में कट ऑफ लग गया 95%। उस कॉलेज का कट ऑफ कितना लग गया, 95%। अब आप लोग को पता है कट ऑफ मतलब क्या होता है, कि अगर आपके पास अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आपको 96% मिले हैं तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आपको 97% मिले हैं तो भी आपको एडमिशन मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब 95 से ज्यादा कितना भी होने दो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 94% मिलेंगे तो क्या आपका एडमिशन होगा, नहीं होगा। समझ रहे हो? तब आपका एडमिशन नहीं होगा, मतलब तब ये अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। इसी तरीके से पॉलीमर के पास मिनिमम नंबर ऑफ मोनोमर्स होने चाहिए जिससे वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा सके, अपना मोलार मास दिखा सके। उससे ज्यादा कितना भी होगा चलेगा, पर कम से कम उतना होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब इसके अंदर दो केसेस है, बहुत 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 मस्त है। इसके अंदर बच्चों दो केसेस है, एक है आपका केस नंबर 1, ठीक है, इसके अंदर दो केसेस हम लोग पढ़ते हैं। एक है आपका केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर अगर इफ पॉलीमर हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और यू कैन से पॉलीमर हैव, मोर की जगह लिखो, इफ पॉलीमर हैव
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अगर जो पॉलीमर है उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज्यादा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होंगे। दो मॉलिक्यूल्स एकदम टाइट टाइट चिपके होंगे, दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, एकदम टाइट टाइट चिपके होंगे। मतलब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बिटवीन मोनोमर्स ऑफ द पॉलीमर, तो इन दैट सिचुएशन, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में क्या होगा, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन विल बी लो, विल बी लो। ये चीज आप याद रखो। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है अगर वो ज्यादा होगा, दो मॉलिक्यूल एकदम कस के लगे हुए होंगे, तो आपके सीडीपी का जो वैल्यू है यानी क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होगा, लो होगा। वहीं दूसरा केस क्या कहता है, केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या कहता है, इफ पॉलीमर हैव weak intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, ठीक है। अगर वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पास, जैसे मान लो वेंडरवॉल फोर्स, ठीक है, कौन सी, वेंडरवॉल्स फोर्स, अगर इसके ऊपर वेंडरवॉल फोर्स लगा हुआ है बच्चों, सो इन दैट सिचुएशन जो आपका सीडीपी का वैल्यू होगा, मतलब क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का वैल्यू होगा, दैट वैल्यू विल बी हाई। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, तो दिस विल बी हाई। ये बच्चों केसेस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो शुरू से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अगर आपने नहीं लिया है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का, ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, एंड इन केसेस का भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो दो केसेस है ना बच्चों, इन दोनों केसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन है, डन है बच्चों, डन है, डन है, डन है, ओके। चलो अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक हमारे इस वाले चैप्टर का हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, 42 मिनट हुआ है, बस 10-15 मिनट का और लेक्चर होगा। 42 मिनट में बच्चों, 42 मिनट हुआ है अभी, 10-15 मिनट में ये वाला टॉपिक भी हम लोग कवर करके पूरे लेसन को ही खत्म कर देंगे। तो अगला है बच्चों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये क्या बात है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बच्चों उन पॉलीमर्स को कहा जाता है जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं, जो बायोलॉजिकली क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, जो कुछ समय बाद गायब हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। सो द पॉलीमर्स, ऐसा आप कह सकते हो, द पॉलीमर्स which degraded with the help of microbes, किसके हेल्प से बच्चों, माइक्रोब्स के हेल्प से, छोटे माइक्रोब्स के हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, डिग्रेडेबल पॉलीमर। समझ में आई बात, इजी है, यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या बोला बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम किसे कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उसे कहते हैं जो नेचर में, द पॉलीमर विच डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इन नेचर। यहां पे एक और लाइन ऐड कर दो यहीं पे, ठीक है, यहीं पे एक और लाइन ऐड कर दो, इन नेचर, नेचर में अपने आप, हम नहीं कर रहे हैं,
हम माइक्रोब्स नहीं डाल रहे हैं बच्चों, नेचर में वो अपने आप क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। ऐसे पॉलीमर्स को हम कॉल एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें स्टडी करने हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, एक है बच्चों आपका BHPV, सही है ना नाम, PHBV, सॉरी इसका नाम भूल जाता हूं मैं इसका नाम है बच्चों PHBV। इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ना है इसके बारे में हम लोग को। और दूसरा है आपका नायलॉन, नायलॉन 2, नायलॉन 6, ठीक है। एक है बच्चों आपका PHBV, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा सब कुछ एकदम अच्छे से, स्ट्रक्चर वगैरह सब बताऊंगा, कैसे ये बनता है, कैसे फॉर्म होता है, सब बताऊंगा। और दूसरा है बच्चों आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6, ठीक है। अब इसके बारे में कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह हमको स्टडी नहीं करना, तो इसके बारे में हम लोग सिर्फ उतना ही देखेंगे टेक्स्ट बुक में कि भाई किससे ये बनता है, कौन सी चीजों से ये फॉर्म होता है, उससे ज्यादा हम लोग इसके बारे में कुछ भी ध्यान देने वाले नहीं है। उसके ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाता, ठीक है। ये नायलॉन 6, नायलॉन 6 वाला नहीं है, ये अलग है, ये बायोडिग्रेडेबल है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे बच्चों, पर ये दोनों क्या है, बायोडिग्रेडेबल। तो दो हम लोग को पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक आपका PHBV और एक है बच्चों आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6। इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, पर इसके बारे में इतना डिटेल हमको नहीं जानना, ठीक है। इसको नोट करो, इसको नोट करो। नोट किया, नोट किया बच्चों, आ जाओ अगले टॉपिक पे आ जाओ। अब ये वाला बच्चों टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। PHBV, PHBV का बच्चों पूरा फुल फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। समझ में ये बात, ठीक है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है बच्चों, अगर आपको सिर्फ ये नाम मैंने दे दिया तो आपको नहीं याद होगा, नहीं याद होगा। तो यहां से आपको P से याद रखना है पॉली, H से आपको याद रखना है हाइड्रोक्सी, मतलब यहां पे OH लगा हुआ होगा, B से आपको याद रखना है बच्चों ब्यूटेरेट, और V से आपको क्या याद रखना है बच्चों, वेलेरेट। तो ये आपको PHBV से ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद करना है। तो यहां पे दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, और इन दोनों कंपाउंड्स को जोड़ने से ही क्या बन जाएगा आपका, PHBV बन जाएगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ओके, बात समझ में आई बात, ओके ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि आपको ये वाला मॉलिक्यूल लेना है, ये वाला मॉलिक्यूल लेना है, और इन दोनों को ऐड करवाना है बच्चों, ये पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। बीच में को है मतलब क्या हो जाएंगे बच्चों, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, PHBV इस नाम से ही याद रखना है। क्या याद रखोगे, P से पॉली, H से हाइड्रोक्सी, B से ब्यूटेरेट और V से वेलेरेट, ठीक है। आप ब्यूटेरिक एसिड भी बोल सकते हो, ब्यूटेरेट की जगह ब्यूटेरिक एसिड भी बोल सकते हो, वेलेरेट की जगह आप वेलेरिक एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे चल के इसमें एसिड ही लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दोनों का ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं बच्चों, और दोनों बीटा पोजीशन पे है, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, मतलब बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। कैसा है देखते, आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो यहां पे है बच्चों आपका कार्बन, रुको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। यहां पे है बच्चों आपका कार्बन, ये कार्बन है C डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH। कौन सा कार्बन है ये आपका एसिड वाला कार्बन है। इससे एक दूसरा कार्बन कनेक्ट है, इससे एक तीसरा कार्बन कनेक्ट है। नाउ ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, दिस कार्बन इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा पे कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है बच्चों, OH लगा हुआ है, तो ये बीटा कार्बन है बच्चों, और इस बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ होगा, OH लगा हुआ होगा, यानी हाइड्रोक्सी लगा हुआ होगा। एंड इट इज अ ब्यूटेरेट, ब्यूटेरेट में 4 कार्बन होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहां पे भी आपको 4 कार्बन बनाना है, 1 2 3, और यहां पे नीचे आप लिख दोगे CH3। समझ में आई बात, यहां पे आप क्या लिख दोगे, CH3। बाकी चीजें आप बैलेंस कर लो, यहां पे एक H लगा दो और यहां पे H2 लगा दो। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बच्चों
ये यहां से पॉली हटा देना, इस नाम में पॉली नहीं लगेगा, ये बच्चों बहुत सारे नहीं है ना, बहुत सारे नहीं। वैसे तो आप इसको एन ले रहे हो, एन नंबर में आप इसको ले रहे हो, पर ये अभी अटैच नहीं हुआ, तो ये पॉलीमर बना नहीं है, तो ये अभी मोनोमर है। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, इसे आप ब्यूटेरिक एसिड बोल सकते हो। अगर यहां से H निकाल के O के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाए तो ये ब्यूटेरेट हो जाएगा। ये बातें ऑलरेडी हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखी हुई है, अगर आपको नहीं याद है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वहां पे आप देखो, वहां पे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे OH लगा है तो आप ओइक एसिड लगाओ, ठीक है? यहाँ पे आप क्या लगाओगे? ब्यूटेरोइक एसिड, ब्यूटेरोइक एसिड, ठीक है? यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है? ब्यूटेरोइक एसिड। लेकिन अगर यहां से मैं H को रिमूव कर देता हूं तो H प्लस के फॉर्म में H रिमूव हो जाता है। H किस फॉर्म में रिमूव हो जाता है बच्चों? H प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ पे O के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और वो ब्यूटेरेट हो जाएगा, ब्यूटेरोइक एसिड से ब्यूटेरेट हो जाएगा। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा बच्चों, ये वाला। यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा, कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बच्चों? देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? C डबल बॉन्ड O OH, मतलब ये इसमें भी क्या है? एसिड ग्रुप है। यहाँ पे भी क्या है? एक कार्बन, यहाँ पे है बच्चों दूसरा कार्बन, सही बात है। अब यहाँ पे बच्चों बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो मतलब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अल्फा, और ये है बच्चों आपका बीटा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ होगा? बीटा पे क्या लगा हुआ होगा? OH लगा हुआ होगा। और ये क्या है बच्चों? वेलेरेट है। वेलेरेट मतलब पेंटेट होता है, 5 कार्बन वाले, तो एक कार्बन यहाँ लगा दो CH2, और एक कार्बन यहां लगा दो CH3, सही बात है। यहां पे लगा दो CH2, 2 हाइड्रोजन, और यहां पे 1 हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों उस वाले कंपाउंड का। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या लिखोगे आप? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरोइक एसिड। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा करते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे वहां पर भी जगह चाहिए पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है? सो दिस विल बी योर, आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली। यस यस, यू कैन सी इट। इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है? इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है? चलेगा? यहां पे समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बच्चों? ये भी आपका n नंबर में है, और ये भी आपका n नंबर में है, ये भी बहुत सारे नंबर में है, और ये भी क्या है बच्चों? आपका n नंबर में, मतलब बहुत सारे नंबर में। तो ये आपका कंपाउंड क्या है? देखो समझ लो, एकदम इजी है बच्चों। वापस समझाता हूं अगर नहीं समझा होगा तो। PHBV का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है पॉली, H का मतलब होता है हाइड्रोक्सी, B का मतलब क्या होता है? ब्यूटेरेट, और V का मतलब क्या होता है? वेलेट, ठीक है? तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक ब्यूटेरेट वाला और एक वेलेट वाला, उन दोनों को ज्वाइन करना है। इसका पूरा नाम ये है, तो अगर आपको ये पूरा नाम याद करना पड़ेगा। तो P फॉर पॉली, फिर हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पे है? बीटा पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे बच्चों? बीटा पोजीशन पे। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, इट इज अ बीटा। कौन सा बीटा पोजीशन होता है? अल्फा बीटा। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अल्फा, और ये आपका बीटा। फंक्शनल ग्रुप इन द सेंस ये कार्बोनिल कार्बन है, C डबल बॉन्ड O इज अ कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उसके बाजू वाला बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एंड दिस इज अ ब्यूटेरेट। ब्यूटेरेट में 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4। समझ में आई बात? ठीक है? तो ये आपका क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, एसिड भी बोल सकते हो उसको। सिमिलरली ये आपका क्या है? वेलेट। वेलेट का भी आप सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इसमें भी बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्या लगा है बच्चों? OH लगा हुआ है। तो ये वाला OH बीटा पोजीशन पे, ये आपका C डबल बॉन्ड और वेलेट है। वेलेट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब होगा क्या इस कंडीशन में? होगा क्या बच्चों? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज होती है, बहुत सी सिंपल चीज होती है बच्चों। इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन, नहीं सॉरी, इस वाले कार्बन का OH, और यहां से एक हाइड्रोजन। देखो ये OH है ना, ये OH है ना, तो ये OH अपना H दे देगा। देखो दूसरा कलर लेते हैं, हाँ, ये OH अपना H दे देगा बच्चों, और यहां से OH निकल जाएगा। तो यहां से OH, यहां से H, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बच्चों? माइनस H2O। अब ये पूरा मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। मैंने सिर्फ आपको 2 मॉलिक्यूल दिखाए हैं, पर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो
जो वाटर है वो भी बहुत सारा निकलेगा, तो आप लिखोगे n नंबर ऑफ H2O। क्या रिमूव होगा? n नंबर ऑफ H2O होगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से लिंक हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो हाइड्रोजन है, जो इसके बाजू में एक मॉलिक्यूल होगा, वो हाइड्रोजन लेके चला जाएगा उसका OH, वहां पे वो एक OH प्रेजेंट होगा, तो ये उसके OH के साथ चला जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहां पे एक दूसरा OH प्रेजेंट होगा, मतलब OH वाला मॉलिक्यूल, एक H वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, सही बात है, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो ये H इसके साथ OH चला जाएगा, तो मतलब ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा और यहां से ऑक्सीजन वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और ये पूरा मॉलिक्यूल एक पॉलीमर फॉर्म कर देगा। तो कैसा दिखेगा ये? कैसा दिखेगा ये बताओ जरा। छोटा करके बनाए, यहां बनाए, चलो यहां पे बनाने का ट्राई करते, ठीक है, नीचे यहां बनाते, नीचे बनाते थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे कैसा दिखेगा बच्चों? O, सबसे पहले O, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको ऐसे बना दो, मतलब ये मॉलिक्यूल कंटिन्यू हो रहा है। फिर यहाँ पे है CH, ये वाला, फिर इस CH के नीचे क्या है? CH3, फिर यहाँ पे क्या है? CH2, फिर यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड O किससे कनेक्ट होगा? देखो ये C डबल बॉन्ड O इस वाले ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O कनेक्ट्स विथ ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट है बच्चों? इस CH से कनेक्ट है, ये CH, फिर ये CH इससे किससे कनेक्ट है? CH2 और CH3 से, ये वाले CH2 और CH3। फिर ये वाला CH किससे कनेक्ट है? CH2 से, तो यहाँ पे आ गया CH2। फिर ये CH2 किससे कनेक्ट है? C डबल बॉन्ड O से, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या जा चुका है? OH जा चुका है। तो यहाँ पे बच्चों इसको आप ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो, तो मतलब ये आपका एक मॉलिक्यूल, इसको आप डब्बा कर दोगे, और ये आपका n नंबर, मतलब ये क्या होगा? आपका रिपीट होते चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल आपका रिपीट होते चला जाएगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चला जाएगा, एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज योर PHBV। इसे ही आप क्या कहोगे? PHBV कहोगे, यानी पूरा नाम क्या है बच्चों? पॉली, यहां से पढ़ो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, वापस पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, को बीच में लगाना है, को, ठीक है, को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेट, सही में। तो एक बार ब्यूटेरेट और एक बार वेलेट, ये करके बच्चों आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रैक्टिस जरूर से करना बच्चों, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में कुछ भी बच्चों जीती नहीं जाती बिना प्रैक्टिस के, समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसको जितना हो सके बच्चों उतना प्रैक्टिस करना, जितना मेरे से हो सकता था उतना इजीली मैंने बच्चों आपको इसको समझा दिया है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट वाला एक पार्ट है, उसमें कुछ भी स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं है, तो वो मैं टेक्स्ट बुक से आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? ये हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो। तो अगला जो छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है बच्चों, वो किसके बारे में है? वो है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बारे में, ठीक है ना? नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बारे में है। नाउ इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इसे हम इस वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ये क्या है बच्चों? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इससे ज्यादा इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा जानना नहीं है, ठीक है? थोड़ी बहुत चीजें जाननी है। क्या? जैसे इट इज अ पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ 2 अमीनो एसिड, मतलब ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये किससे बना हुआ है? 2 डिफरेंट अमीनो एसिड से बना है। किससे बना है बच्चों? ये 2 डिफरेंट अमीनो एसिड से फॉर्म हुआ कंपाउंड है। अगर मैं इसके फॉर्मेशन की बात करूं, तो 2 अलग अलग डिफरेंट अमीनो एसिड से फॉर्म हुआ है। उन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो कौन कौन से नाम है बच्चों? 2 अलग अलग नाम है। कौन कौन से नाम है? एक है आपका ग्लाइसिन, विच इज वेरी फेमस, एक है आपका ग्लाइसिन, और दूसरा है बच्चों आपका, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, तो एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोलिक एसिड, अमीनो कैप्रियोइक एसिड, ठीक है, अमीनो कैप्रियोइक एसिड, सही बात है। तो इन 2 चीजों से बना हुआ है बच्चों, इन 2 अलग अलग अमीनो एसिड से बच्चों, इन दोनों अलग अलग अमीनो एसिड से बच्चों आपका क्या बना हुआ है? ये पॉलीमर बना हुआ है। कौन सा? नायलॉन 2 नायलॉन 6, एंड दिस पॉलीमर इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इट इज अ, ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ बायो
डिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पॉलीमर, इससे ज़्यादा कुछ भी बच्चों इसके बारे में नहीं स्टडी करना, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी हमें नहीं पढ़ना। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि ये किससे बना हुआ है। तो ये दो अलग अलग अमीनो एसिड से बना हुआ है। दो अलग अलग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन और आपका ई अमीनो कैप्रोइक एसिड। सही बात है ना, कैप्रोइक ही है ना, कैप्रोइक एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर हमें नहीं जानना है, मैं आपको सिखाने के लिए सिखा सकता हूँ, सब कुछ बना बना के सिखा सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रिपरेशन हमें नहीं पढ़ने हैं, ना ही इसके कोई यूजेस पढ़ने हैं, और ना ही ये ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एमसीक्यू वगैरह में कभी कभी पूछ लिया ग्लाइसिन से बनता है और किससे बनता है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और लास्ट में बच्चों कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के कुछ नाम दिए हुए हैं, तो वो नाम आप एक बार गो थ्रू कर लेना, वो नाम एक बार गो थ्रू कर लेना बच्चों, उसके स्ट्रक्चर से एक बार गो थ्रू कर लेना। उसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी उसमें बहुत सारे ऐसे भी है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक्रेलिक ग्लास, ब्यूना एन मैंने आप लोग को पढ़ाया, ब्यूना एन, ब्यूना एस, फिर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हम लोग पीवीसी की पाइप्स आती है, ठीक है, उसके बारे में है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोग अगर रीड भी करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ डिटेल में और डिस्कस नहीं कर सकते। सो विद दैट बीइंग बच्चों वो टेबल थोड़ा सा स्टडी कर लेना खुद से, बाकी कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, एक सेकेंड, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं वो सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ बच्चों ये वाला जो चैप्टर है वो भी आपका खत्म हो जाता है। सही बात है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर मेरा हो गया है बच्चों, ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर बन गया, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेक्चर बड़ा करने के लिए, पर मुझे चैप्टर खत्म करना था, किसी भी हाल में खत्म करना था, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाने थे। ठीक है, तो मैं चाहता तो आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर बना देता इसके ऊपर। पहला वाला जो पॉलीमर था उसको मैं सिखा देता इसके अंदर, ठीक है, विग्रस वाला, विग्रस रेयन, विस्कस रेयन, और ये वाला बायोडिग्रेडेबल वाला अलग में लेक्चर भी सिखा देता था। 2 लेक्चर बन जाते, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटे छोटे 2 लेक्चर की जगह एक बड़ा लेक्चर देख लो, फटाफट चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें बच्चों मैंने बताई हैं इस लेसन के बारे में, वो सारी चीज़ें अच्छे से स्टडी कर लेना, लास्ट का जो टेबल है उसे भी गो थ्रू कर लेना। बाकी मेरी तरफ से बच्चों मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आप लोग को पढ़ा दी है, अब बारी आपकी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला जो लेसन होगा वो शायद हम लोग 9th वाला जो लेसन हमारा बच गया है उसे हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद 16th जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसको भी हम लोग कवर खत्म करवा देंगे। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो बच्चों। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही और वीडियोज़ में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।